Hello everyone, welcome back to our new video. Today we will discuss about a topic named biodiversity and conservation. It is a very important topic in the unit ecosystem. So let's start without wasting any time. Okay. देन यहाँ पर आप फर्स्ट पैरा में देखोगे तो फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिए गया है कि क्या देर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ एंड्स, 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल, 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेस. स्पीशीज़ कह सकते हैं हम वैरायटी, ठीक है, या तो फिर वो जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है, स्पीशीज़ लेवल पे भी हो सकता है. ओके, तो फिर मतलब ये कुछ नहीं आपको याद करना है, एनसीईआरटी का डेटा है, पुराना है, बट याद कर लीजिए क्योंकि ये नीट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था. ओके, आइए अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी होता क्या है. बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं कि मतलब किसी भी तरह का वेरिएशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर फाउना फ्लोरा किसी भी चीज़ का वेरिएशन वो कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी. जैसे कि बीटल्स के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, एंट्स के, रेड एंट, फायर एंट, मतलब डाइवर्सिटी स्पीशीज़ लेवल पे भी होता है. ठीक है, तो फिर सबसे पहले देखिए बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो एक सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने क्या किया था, पॉपुलराइज़ किया था. यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने दो तरह के मार्कर्स का यूज़ किया. फर्स्ट वन इज़ येलो वन, एंड जिसमें मैंने वो बताया है कि उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड दैट रेड वन इज़ कह सकते हैं कि इनमें ना पिछले साल क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब पहले इनसे क्वेश्चंस बन चुके हैं. तो फिर आपको बस ये देख कर चलना है. तो फिर देखिए यहाँ पर ये जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है एडवर्ड विल्सन, मतलब आपको याद कर लेना है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज़ किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने. ठीक है, तो मतलब उन्होंने इसको पूरा डिटेल में बताया था. तो देखिए बायोडाइवर्सिटी को टोटल 3 टाइप्स के होते हैं. पहला क्या, 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या, जिसमें कि जीन जेनेटिक वेरिएशन हो. ठीक है, जेनेटिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो. यहाँ पर आप देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है रोफोल्फिया मोइमोटेरिया, है ना. मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जो कि कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रेंजेस में. ठीक है, और फिर इसमें एक केमिकल का सिक्रीशन होता है जिस केमिकल का नाम क्या है, रेसरपाइन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था. यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ किसकी, स्पीशीज़ कह सकते हैं कि राइस, राइस या मैंगो आपको एग्जांपल देगा कि सर यहाँ पर इस दुनिया में बताओ कि सबसे ज़्यादा वैरायटी किस चीज़ की है, राइस की है, वीट की है या मैंगो की है. तो आपको सबसे ज़्यादा पता है किसकी होगी, किसकी होगी, राइस की. और अगर ऐसा ही आपको एग्जांपल देगा कि एनिमल में सबसे ज़्यादा वैरायटी किसकी है, फंजाई की है, एम्फीबियंस की है, फिशेस की है, तो आपको आग बंद करके फंजाई मारना है. और अगर इन सब में क्या स्ट्रेन्स की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी राइस की है. कितने वैराइटीज़ है राइस की, 50,000, जनरली 50,000 जेनेटिकल वैराइटीज़ है राइस की, एंड 1,000 वैराइटीज़ है मैंगो की. यहाँ पर वीट के बारे में बात नहीं हुई है. अब आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या कह सकते हैं, मतलब कि किसी भी ग्रुप को बांटना स्पेसिफिक स्पीसीज़ के लेवल पे. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि एक लाइन कही गई है कि वेस्टर्न घाट के जो स्पीशीज़ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इससे भी मैंने क्वेश्चंस देखा था कुछ साल पहले. ठीक है, यहाँ पर देखिए वेस्टर्न घाट्स के जो एम्फीबियन है, मतलब वहाँ पर जो है एम्फीबियन की स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कई ज़्यादा है कंपेयर करे क्या ईस्टर्न घाट से. ठीक है, मतलब ये क्या कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में बहुत तरह के एम्फीबियंस पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट से कंपेयर में, है ना. हम आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी क्या, जैसे कि एट द टाइप ऑफ वहाँ पर डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, मतलब जगह के हिसाब से डाइवर्सिटी को कहते हैं क्या, इकोसिस्टम के हिसाब से डाइवर्सिटी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, कि लाइन यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम लेवल पे, वो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे से कंपेयर करें तो कई ज़्यादा है. क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत सारे डेजर्ट्स है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, एस्चुरीज है एंड अल्पाइन मीडोज़ है. तो इस वजह से यहाँ की इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत डाइवर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है. यहाँ पर देखिए एक इमोशनल लाइन कही गई है एनसीईआरटी के द्वारा कि मतलब हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे उस ह्यूज डाइवर्सिटी को आने में, उस इवोल्यूशन को आने में. बट हम जो है ना ये पूरा वेल्थ, मतलब ये जो जितनी सारी डाइवर्सिटी है इनको हम 2 से भी कम सेंचुरीज में लॉस कर सकते हैं. बताएं क्यों, क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और भी बहुत सारे रीजन है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो मतलब ये लाइन कही गई है क्या कि मतलब जो भी बहुत सदियों से एवोल्यूशन होता आ रहा है, अगर हम उसे ऐसे ही यूज़ करते रहें, ऐसे ही उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहें, बहुत बहुत वेज हैं,
तो उस वजह से क्या होता है कि मतलब 2 सेंचुरीज से भी कम में हम उन्हें खो देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ एंडेंजर्ड कंडीशन में है, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो सब आगे देखेंगे। ओके, आइए, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। यहाँ पर एक IUCN है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ये लिस्ट तैयार हुई थी कब? 2004 में। ये डेटा बुक्स बनाती है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि IUCN लिस्ट क्या बनाती है? रेड डेटा बुक। ओके, तो मतलब उसमें क्या बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पेशीज़ कितनी है? 1.5 मिलियन से ज़्यादा है IUCN लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे देखिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो अर्थ पे जितनी स्पेशीज़ हैं वो अप्रॉक्स कितनी हो सकती हैं? 20 से 50 मिलियन हो सकती हैं। बट आपको एक बात याद करना है, नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि रॉबर्ट मे ने एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बताई थी, कितनी है? उन्होंने बताया था कि अबाउट 7 मिलियन है। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। ओके, तो मतलब ध्यान रखिएगा इस सब पे, पॉइंट्स है। ओके, अब आते हैं आगे। क्या अभी तक आपको अर्थ पे जितने भी स्पीशीज़ हैं उनमें 70% से ज़्यादा स्पीशीज़ एनिमल्स के हैं। ठीक है, और बचे कितने? 30%। और उन 70% एनिमल स्पीशीज़ में, ठीक है, और उन 70% एनिमल स्पीशीज़ में जो उस 70% का 70% क्या आता है? इंसेक्ट्स आता है। कि मतलब क्या कह रहा है कि हर 10 एनिमल इस प्लानट पे उसमें 7 क्या है? इंसेक्ट है। ओके, और फिर कहाँ क्या बताया गया है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ज़्यादा नहीं, बस 22% है हमारे इस टोटल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में। ओके, आगे देखिए कि यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था कि फंगी का स्पीशीज इस वर्ल्ड में अगर सारे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स को जोड़ भी देना तो भी उसके बराबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फंगी की जो है, आप लोग क्लास 11th में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़े होंगे कि मतलब उसमें कहा गया था कि फंगाई की जो ग्लोबल जेनेटिक डाइवर्सिटी वो बहुत डाइवर्स है। ओके, मतलब बहुत है। उनको अगर आप सारे फिशेस, मैमल्स, बर्ड भी मिला दो ना तो भी वो फंगी का बराबर नहीं कर सकते। तो ये देखिए NCERT की एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, तो इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, वर्टेब्रेट्स में क्या सबसे ज़्यादा क्या आती हैं? फिशेस, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, फिर मैमल्स। इसका एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लो। याद करने के लिए FB राम, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टिल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। FB राम, FB चला रहा है राम। ठीक है, समझ लो। मतलब उससे आपको याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा फिशेस की है, उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। ओके, और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आते हैं ना फंगाई। तो प्लांट्स में जिम्नो, एंजियोस्पर्म और फंजाई बराबर ही हो सकता है। ठीक है, मतलब फंजाई कह सकते हैं, तो फंजाई का इसमें सबसे ज़्यादा मान सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू चार्ट कुछ अलग ही दिख रहा है। बट आप लोग ऊपर में देखो, लिखा गया साफ साफ कि फंजाई स्पीशीज इज मोर देन कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेज, रिप्टाइल्स एंड एमल्स। ओके, मैनिमल्स। फंजाई के बाद क्या आता है? एंजियोस्पर्म आता है, फिर अलगी, लाइकेन, मॉसेस, फर्न्स, समझ रहे हो आप। और फिर फर्न्स एंड एलीज में क्या कह सकते हैं हम? जिम्नोस्पर्म, जो कि हमारे स्पीशीज़ में बहुत कम आते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इट शुड बी, अगर 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 ये सारे जो हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बताए हैं, रॉबर्ट मे ने बताया कि टोटल 7 मिलियन है, तो ये सब बस बताया गया है कि इसके लिए यूकैरियोट्स के लिए। क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे ना तो हमारे पास कोई मतलब ढंग का टैक्सोनॉमिक मेथड नहीं है कि हम उसको डिस्क्राइब कर सके, किसी बेसिस पे बांट सके। क्योंकि अगर किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें भी कुछ खास पता नहीं चलेगा। ओके, तो मतलब अगर हम कह सकते हैं कि इसको देखने के लिए या तो बायोकेमिकल या तो मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे, तब हमारी इसकी सिर्फ प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी मिलियंस में जा सकती है। बट हमारे पास कुछ मतलब कन्वेंशनल मेथड से, मतलब पुराने मेथड जो पहले से चलते आ रहे हैं, इस वजह से हम प्रोकैरियोट्स को नहीं डिफाइन कर पाए अभी तक। इंडिया का वर्ल्ड का लैंड्स एरिया, मतलब टोटल जितना वर्ल्ड है उसमें इंडिया बस 2.4% कवर करता है। बट इंडिया की जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो 8.1% कंट्रीब्यूट करती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। मतलब पूरे वर्ल्ड का 8.1% ऑफ स्पीशीज़ कहाँ है? इंडिया में।
ओके। और इस वजह से इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में आता है। आइए देखिए, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेज ग्लोबल एस्टीमेट क्या कहता है कि बस 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हम लोग अभी तक रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है रेड से। मे की ग्लोबल एस्टीमेट कहती है कि 22% ही टोटल स्पीशीज़ अभी तक हम रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, जिसमें 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ है, 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ है। ठीक है, और देखिए नीचे की बहुत इमोशनल लाइन कही गई है एनसीईआरटी के द्वारा, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। मतलब यहाँ पर आपको समझ में कुछ ढंग का आया नहीं होगा, बट फिर भी देखिए, नेचर की जो लाइब्रेरी है वो हमारे मतलब हम उसका टाइटल भी नहीं जान रहे हैं अभी तक, ना हम उसके बारे में कुछ जाने, और उससे पहले ही वो किताब नष्ट हो रही है। मतलब क्या कह सकते हैं कि अभी तक हम उन स्पीशीज़ को जाने भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, और उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट भी कर गए हैं। समझ रहे हैं कि मतलब हमारे उनको जानने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट कर गए, ये इस लाइन का मतलब है। अब आकर देखिए, लैटिट्यूडिनल बायोडाइवर्सिटी मतलब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरह से होता है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। सबसे पहले समझिए आप लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। एंड एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट अबव द सी सर्फेस। ओके, तो मतलब सी सर्फेस के ऊपर आते हैं, हाइट होता है क्या, एल्टीट्यूड। एंड अगर हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो वो होता है क्या, लैटिट्यूड। तो फिर अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड कह सकते हैं कि अगर हम क्या कह सकते हैं कि पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से किधर जाएंगे, पोल्स की तरफ, तो फिर वहाँ पर का जो टेम्परेट है उसको देखो, सबसे पहले इक्वेटर के पास कौन सा एरिया होता है, ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिक्स। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए बढ़ेंगे पोल्स की तरफ तो जाता है क्या, टेम्परेट, फिर लास्ट में आता है क्या, पोलर एरियाज। तो ये कहा गया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे स्पीशीज़ कम होते जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ग्रीनलैंड जो कि बिल्कुल पोल्स पे है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क, तो उसमें सिर्फ कितने बर्ड स्पीशीज़ है, बस 56 है ना। और इंडिया देखिए, मतलब उससे इंडिया ट्रॉपिकल में आता है तो उसमें कितने स्पीशीज़ है, 1200 स्पीशीज़। मतलब समझ लीजिए कि इक्वेटर के तरफ ज़्यादा स्पीशीज़, और इक्वेटर से अगर हम अवे जाते हैं टेम्परेट पोलर एरियाज़ में तो स्पीशीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म की कम होते जाती है। तो इसमें आप इम्पॉर्टेंट डेटा याद कर लीजिए कि इक्वेटर के पास कोलंबिया एक जगह है, वहाँ पर कितने बर्ड्स हैं, 1400 बर्ड्स की स्पीशीज़ पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क में जो कि 41 डिग्री नॉर्थ है ना, मतलब ये यूनिट है, वहाँ पर बस 105 स्पीशीज़ है। ग्रीनलैंड में जो कि 71 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो फिर क्या होता है, बस 56 स्पीशीज़ है। और इंडिया जो कि ट्रॉपिकल में आता है उसमें कितने स्पीशीज़ है, 1200 स्पीशीज़ हैं। अगर एक फॉरेस्ट इक्वेटर में आए तो फिर मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है कि वो यूएसए के बराबर हो सकता है। ठीक है, the largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth। मतलब कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर कहीं पर है स्पीशीज़ लेवल पे तो वो कहाँ है, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में। वो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़, 1300 बर्ड्स, 427 स्पीशीज़ ऑफ, सब स्पीशीज़ लेवल पे आते रहे। ओके, 427 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 427 ऑफ एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड ऑफ मोर देन 1,25,000 इनवर्टेब्रेट्स। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी 2 मिलियन के ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जिनको हम डिस्कवर भी नहीं किए हैं और अभी तक नाम भी नहीं दिए उस रेन फॉरेस्ट में। मतलब अभी भी वहाँ पर हमको पता भी नहीं है कि वहाँ कितनी सारी स्पीशीज़ हैं। ओके, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब ट्रॉपिक्स में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, स्पीशीज़ लेवल पे या किसी भी लेवल पे। ओके, तो वहाँ पर जो होता है ना कि वहाँ पर इवोल्यूशन होता है, तो फिर अनडिस्टर्ब इवोल्यूशन है। मतलब वहाँ पर कोई ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है कि किसी भी तरह का इवोल्यूशन में, देखिए मतलब बहुत लंबे टाइम तक इवोल्यूशन होते आ रहा है, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और वहाँ पर जो है टेम्परेट की तरह लेस सीजनल होता है। मतलब वहाँ पर ज़्यादातर आपको
गर्मी का मौसम ही दिखेगा, मतलब सीज़न टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता। जैसे आप लोग देखोगे कि नॉर्थ में चले जाओ तो वहाँ पे ठंड में इतनी ठंड पड़ती है कि बर्फ़ गिरने लगती है, और गर्मी में इतना गर्मी पड़ता है कि बहुत हालत ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही वहाँ पर जो इक्वेटर रहता है ना, तो वहाँ पर मतलब लेस सीजनल होता है ना, ज़्यादा सीज़न का चेंज वेंज नहीं होता है, तो इस वजह से मोर प्रिडिक्टेबल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वहाँ पर ट्रॉप इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी भी ज़्यादा अवेलेबल होगी, तो सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होगी तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे, तो फिर वहाँ पर की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके, ये कहे थे क्या कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ये स्पीशीज़ लेवल बनता है। देखिए ये है क्या? हाइपरबोला। यहाँ पर जो ऐसे आया है ना, ब्लू ब्लू लाइंस, दिस इज नोन एज हाइपरबोला। अब पाराबोला कुछ अलग होता है। ओके, तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहते हैं कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ेगी। ओके, तो इसमें यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, लॉग एस इक्वल्स लॉग सी प्लस जेड लॉग ए है ना। यहाँ पे सी एस क्या है? स्पीशीज़ रिचनेस है। सी क्या है यहाँ पर? इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है। जेड क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन है ना। ए इज इक्वल टू एरिया। मतलब देखिए जैसे जैसे जेड की ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा, है ना। इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मतलब जेड की वैल्यू रेंज करती है कहाँ से कहाँ तक? 0.1 से 0.2 तक, वहाँ के लिए। जैसे कि जो कि कहाँ पर आता है एरियाज, कह सकते हैं टेम्परेट एरियाज में 0.1 टू 0.2 बिलोंग करता है। ए का वैल्यू यहाँ पर जो ए है ना, ए इसका वैल्यू। ओके, अब आइए आगे कि कहाँ पर, जैसे कि आपको आ जाइए अब इक्वेटर में जहाँ से, तो वहाँ पर स्टीपर ग्राफ होता है। स्टीपर ग्राफ मतलब कह सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगी तो फिर स्टीपर नीचे, लेस स्टीपर बनता है ग्राफ। ओके, तो जेड की वैल्यू 0.6 से 0.1.2 तक आती है, और कहीं कहीं पर स्टीपर स्लोप में 1.5 भी आती है। तो स्टीपर स्लोप यहाँ पर वो बनता है ना कि जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एरिया बढ़ाया हमने तो फिर हमें ग्राफ की वैल्यू ये मिली। ओके, और देखिए ये जो है एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो ग्राफ की वैल्यू ये बनेगी। जैसे जैसे ग्राफ नीचे आएगा तो ग्राफ क्या बनेगा हमारा? लेस स्टीपर, है ना। और ऊपर में अगर इस ग्राफ की वैल्यू हमारी ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी ऊपर? यहाँ पर जो एरिया है ए वाला टर्म बढ़ेगा या घटेगा। ओके, अगर ज़्यादा एरिया स्टीपर, कम स्टीपर हो ग्राफ तो वो क्या बनेगा? 0.1 से 0.2 रहेगा ए की वैल्यू यहाँ पे, और अगर 0.6 से 1.2 रहेगा तो ए की वैल्यू क्या होगी? मतलब बढ़ेगी, तो फिर ये ग्राफ बनेगा क्या? मोर स्टीपर। ओके, क्लियर है? आइए अब देखिए द इम्पोर्टेंस, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये देखना है कि स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। उसने क्या बताया था? स्पीशीज़ इंक्रीज इन एक्सक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ते जाएगी। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की मतलब क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है मतलब क्यों हम बचाएं इकोसिस्टम को, है ना। तो हमें बचाना चाहिए। और फिर देखिए आगे बताया, एक साइंटिस्ट का नाम आएगा, नाम है उनका टिलमैन। ठीक है, टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। इस लाइन से आपको कुछ समझ आ रहा है? हाँ, मतलब टिलमैन ने बताया था कि अगर जिस जगह पर ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी तो वहाँ पर ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होगा, बायोमास का वेरिएशन कम होगा। जैसे हाई इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब कहीं पर की डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा तरह के स्पीशीज़ पाए जाएंगे तो वहाँ पर की जो प्रोडक्टिविटी भी होगी वो भी ज़्यादा होगी, तब तो कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे ना। अब देखिए आगे, जैसे आप बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे ही स्पीशीज़ भी बढ़ेगी, जब स्पीशीज़ बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ओके, अब आगे देखिए नीचे, मतलब एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? इकोलॉजिस्ट थे, सॉरी, पॉल एलरिच।
उन्होंने एक रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस। मतलब उसने ये बताया था कि एक एरोप्लेन लिया था, ओके। एरोप्लेन को उन्होंने क्या बताया था, इकोसिस्टम। और रिवेट्स कह सकते हैं, रिवेट्स नट बोल्ट कह सकते हैं उनको। तो फिर नट बोल्ट कह सकते हैं रिवेट्स को, और एरोप्लेन को क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम। तो एक एरोप्लेन जो है वो चलते रह रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम उस एरोप्लेन से कुछ स्पीशीज़ को, मतलब स्पीशीज़ नहीं कहेंगे, कुछ नट बोल्ट हटा देंगे, कहाँ पर के, सीट के पास के या फिर विंडोज़ के पास के, तो एरोप्लेन ठीक चलेगा। हाँ ठीक है, मतलब चलेगा तो। और फिर अगर हम वहाँ पर के जो की स्पीशीज़ है, जो कि कहाँ पर, बिल्कुल विंग्स पे जो लगे रहते हैं, उन्हें, उन नट बोल्ट को हटा देंगे, तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। तो इस वजह से इकोसिस्टम को, मतलब उन्होंने बताया है कि एक इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है जिसमें कि स्पीशीज़ क्या है, नट बोल्ट है ना। मतलब अगर धीरे धीरे हम नट बोल्ट खोलते जाएंगे तो एरोप्लेन लास्टली जा कर के ख़त्म हो जाएगा, ओके। उन्होंने यही बताया था, आप लोग याद कर लीजिए। रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस किसने दिया था, पॉल इनरिच ने, जिसमें उन्होंने क्या, ये एरोप्लेन को बताया था इकोसिस्टम, रिवेट को बताया था क्या, स्पीशीज़, और की स्पीशीज़ को, मतलब विंग्स पे जो रिवेट्स लगे हुए, नट बोल्ट लगे, उनको बताया था उन्होंने की स्पीशीज़, जिसके वजह से मेजर इकोसिस्टम का फंक्शन हो रहा है, ओके। जिससे कि मतलब फ़्लाइट सेफ्टी बहुत खतरनाक है। अब आइए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे लॉस हो रहा है, ओके। तो पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन में एक क्या बताया गया है कि 2000 से भी ज़्यादा नेटिव बर्ड स्पीसीज़, मतलब पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमंस मतलब रहने लगे, ह्यूमंस की कॉलोनीज अब बस गई। तो फिर वहाँ पर के जो 2000 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, ओके। IUCN रेड लिस्ट, मैंने बताया था रेड डाटा बुक बनाती है, IUCN कब लॉन्च हुई थी, 2004 में। उसने एक बताया है कि एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज़ हुई है, कब, कि जिसमें क्या क्या है, 338 वर्टेब्रेट्स, 359 इनवर्टेब्रेट्स, 87 प्लांट्स। ये बहुत डाटा इंपॉर्टेंट है। IUCN रेड लिस्ट 2004 में, जिसमें कि 784 स्पीशीज़ की एक्सटेंशन हुई है। उनमें क्या क्या चीज़ की एक्सटेंशन हुई है, 338 वर्टेब्रेट्स, 359 इनवर्टेब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन लास्ट 500 ईयर्स। मतलब आखिरी के 500 सालों में ये सारों का एक्सटिंक्शन हुआ है। जिसमें कि एग्जाम्पल क्या है, डोडो मॉरिशस से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आपको मतलब बाई हार्ट याद होने चाहिए। क्वागा अफ्रीका, थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गई, स्टेलर सिका रशिया से गायब हो गई, 3 सब स्पीसीज टाइगर के, क्या क्या, बाली, जावा, कैस्पियन, मतलब ये सब टाइगर के स्पीशीज़ है। स्टेलर सिकाओ एक मतलब मछली है जो कि वेल की तरह दिखती है, ओके। मतलब वो रशिया से गायब हो गई। थाइलसीन ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गई, क्वागा अफ्रीका से, और डोडो मॉरिशियस से। डोडो बर्ड के बारे में आपने सुना ही होगा, ओके। shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibian to be more vulnerable to extinction. वल्नरेबल पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। वल्नरेबल उनको कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं बट ओवर एक्सप्लॉइटेशन उनको ख़त्म कर सकती है, दैट इज़ नोन एज वल्नरेबल। यहाँ पर आपको 2-3 तरह के वर्ड्स यूज़ करे जाएंगे। पहला है क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कह सकते हैं इमीडिएट एक्सटिंक्शन इन फ्यू ईयर्स, ठीक है। इंडेंजर्ड क्या कह सकते हैं, एक्सटिंक्शन नियर फ्यूचर, मतलब तो कुछ देर के बाद एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, कुछ टाइम के बाद। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला जाए तो इमीडिएट एक्सटिंक्शन बोला जाए तो क्या होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में क्या होता है, नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन हो सकता है। वल्नरेबल क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा है कि मतलब बहुत सारे हैं नंबर में बट ओवर एक्सप्लॉइटेशन उनको फिनिश कर सकती है। रेयर क्या, बहुत लेस इन नंबर में होते हैं, और उनका अगर आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे तब तो क्या ही बात है, ओके। मतलब कहा गया है कि मतलब एम्फीबियंस जो है वो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन से वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं एम्फीबियंस। मतलब कहा गया है कि 15,000 स्पीशीज़ इस वर्ल्ड में, मतलब हाँ, मतलब हमारे अर्थ में एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। जिसमें 12% बर्ड के स्पीशीज़ है, 23% मैमल के स्पीशीज़ है, 32% एम्फीबियन के स्पीशीज़ है, और 31% जिम्नोस्पर्म के स्पीशीज़ है, ठीक है। ये सब क्या फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन को, मतलब बस एक्सटिंक्शन के कगार पर ही है, ठीक है। अगर अभी भी हम इनको ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना रोका जाए तो फिर इन्हें एक्सटिंक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, ओके। मतलब ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे देखिए कि इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में रीड टू, मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कर सकता है, मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी सीधी इसी तरह से लॉस हो करते गए तो हमें क्या घाटा है उससे। तो उससे ये घाटा होगा कि प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी,
लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्टुर्बेशन सच एज ड्राउट्स, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ इफेक्ट आए, कभी कभी बाढ़ आ सकती है या फिर सुखाड़ पड़ सकता है, बंजर पड़ सकती है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोग्रेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, मतलब ये सब भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, है ना, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस करते रहे तो। अब देखिए कि बायोडाइवर्सिटी लॉस किस किस वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एविल क्वाड्रेंट मेथड। ये एक सॉब्रिक्वेट है जिससे कि हम क्या है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है। ओके, सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में के बारे में बता रहा है क्या, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले अर्थ के लैंड एरिया में 14% कवर करते थे और अब ये 6% से भी ज़्यादा कवर नहीं करते, मतलब 6% भी ढंग से कवर नहीं करते। ठीक है, मतलब बहुत सारे रेन फॉरेस्ट को हम लोग जला रहे हैं, कुछ कुछ खेती करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं और भी न जाने कितने तरह के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लालच के लिए कह सकते हैं, नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। ओके, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लानट भी कहा जाता है। ठीक है, वो क्या था, 14% कवर करते थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बट अब 6% से भी ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। ओके, आइए अब आते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पर लिखा गया नीड टर्न्स टू ग्रीड, मतलब ह्यूमन जो है इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं नेचर पे, बस खाने के लिए और शेल्टर के लिए। आप ही देखो, हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं और भी न जाने कितने तरह की यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी तरह से एनिमल्स को भी किल करके खाते हैं। ओके, मतलब नीड टर्न्स टू ग्रीड, लालच, कह सकते हैं कि ज़रूरत को लालच में बदल दिया गया है। और क्या, यहाँ पर देखिए एक बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन के ख़तरनाक एग्जांपल है कि हमारे लास्ट 500 ईयर्स में इस बहुत सारे तरह के स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुए हैं, जिनमें क्या आती है स्टेलर सी काऊ जो कि रशिया में थी, है ना, पैसेंजर पीजन, इनको हमने इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया है, इतना ज़्यादा इनके साथ ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है कि ये अब एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, और भी ना जाने कितने मरीन फिशेज़ हैं जिनको कि हार्वेस्ट किया जाता है और इंडेंजरिंग कंडीशन में अभी भी हैं, सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, अब आते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, नाइल पर्च जो कि कहाँ आया था, लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में। यह याद करिएगा आप, नाइल पर्च कहाँ आया था, लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ था, 200 से भी ज़्यादा किकलिड फिश उस लेक की मर गई थी। ठीक है, एक्सटिंक्शन हो गई थी। 200 स्पीशीज ऑफ किकलिड फीड इन द लेक, मतलब नाइल पर्च जब लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में आया था तो 200 से भी ज़्यादा मतलब किकलिड फील्ड उस लेक में एक्सटिंक्ट कर गई थी। दूसरा देखिए कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटना एंड वाटर हायासिंथ, इकोर्निया क्रैसिपा जिसका फुल नाम है। ओके, तो मतलब ये सब भी क्या करता है कि वाटर में जितने भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, फिशेज लास्ट में, फिशेज एक्वेटिक एनिमल्स का लास्ट में इंडिडली डेथ हो जाता है एंड दे कैन फेस एक्सटिंक्शन। ओके, यहाँ पर देखिए एक अफ्रीकन कैटफिश है जिसमें कि क्लैरियस ग्राइपेनस है, वो क्या करता है, एक्वाकल्चर पर्पस के लिए होता है। तो मतलब वो सब जो है ना कैट फिशेज़ के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्लैरियस ग्राइपाइनस कैट फिशेज़ को खा जाते हैं। जैसे इंडिया की कैटफिश कह सकते हैं हम, मांगुर, जैसे इंडिया में भी होता है मांगुर, है ना, बहुत तरह के कैटफिश होते हैं अलग अलग देश में। आई को एक्सटिंक्शन मतलब क्या, कि जैसे एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर रहा है तो साथ साथ जो उसका होस्ट स्पीशीज़ है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो भी मर जाएगा, मतलब जी रहे थे तो साथ में जिएंगे और मरेंगे भी तो साथ में। ओके, तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर देखिए मेरा हॉट फिश बिकम एक्सटिंक्ट, इसमें तो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिया है तो रहने देते हैं। आइए, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमको बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी को 3 कैटेगरी में हम बांटे हैं। पहला क्या, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। तो नैरो यूटिलिटेरियन पे आते हैं पहले। हमारे जो मार्केट में 25% से भी ज़्यादा ड्रग्स जो सोल्ड होते हैं, ड्रग्स मतलब दवा कह सकते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट पेज में पढ़ा था क्या, रोमेट रोमेट वोमेटोरिया, रोवोल्फिया वोमेटोरिया, है ना, मतलब वो भी एक तरह का क्या मेडिसिनल प्लांट था, है ना, उससे भी मेडिसिन बनता था। ओके, तो ये सब बता रहा है क्या, कि हम लोग मेडिसिन के लिए प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं,
25,000 प्लांट्स स्पीशीज़ जो कि क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन के द्वारा यूज़ की जाती है नेटिव पीपल से। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग एक मेथड है जिसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक और स्पीशीज़ लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस पता चल सके। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ये देखिएगा नाइट्रोडिलिटेरियन में क्या हो सकता है कि मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर derived फ्रॉम प्लांट्स. The broadly utilitarian argument said that biodiversity plays a major role in our major ecosystem that nature provides us. The fast dwindling Amazon rainforest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. मतलब ब्रॉड यूटिलिटेरियन में क्या कि हमारा जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है वो मतलब इस अर्थ पे मोर देन 20% ऑक्सीजन अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट ही देती है। ओके, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट देती है। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका में। मतलब अमेज़ॉन की जंगलों में इतने ज़्यादा वहाँ पर स्पीशीज़ है, ग्लोबल डाइवर्सिटी है कि मोर देन 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कहाँ से आता है? अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से। एथिकल कह सकते हैं तो एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें मतलब कि कह सकते हैं क्या कि किसी भी तरह का स्पिरिचुअल या फिर इमोशनल फीलिंग्स अटैच हो, एथिकल में आता है। ठीक है, कि जैसे हम लोग पीपल का होता है पेड़ है ना, मिलियंस ऑफ प्लांट्स उनको कंजर्व करना चाहिए, हमारे बायोलॉजिकल लेगेसी को भी पास करते हैं वो। ठीक है, हाउ अब आइए बात कि हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या था क्या कि हमको क्यों बचाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला क्या है इन सीटू, दूसरा क्या है एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है? ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि इंडेमिज्म स्पीसीज़ है, जैसे कि क्या इंडेमिक स्पीसीज़, पहले आप समझ लीजिए कि इंडेमिक स्पीसीज़ वैसे स्पीसीज़ को कहते हैं कि जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह पाए जाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल क्या ऑस्ट्रेलिया में कांगारू, न्यूजीलैंड में कीवी, चाइना वैली में मेटा सिकोया, है ना। मतलब बस एक जगह भी पाए जाते हैं, मतलब और किसी जगह उसको ले जाओ आप तो वो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर आप उनके लिए एक वैसा इन्वायरमेंट बना दो कि उन स्पीशीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कि मतलब वहाँ पर वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें, एक्सटिंक्ट ना करें। तो फिर इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि एंडेमिक स्पीशीज़ को उसी इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ पर वो थे। बस क्या किया जाता है कि कुछ सुटेबल ह्यूमन केयर भी दे दी जाती है साथ में। ठीक है, तो इस दुनिया में इनिशियली कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे? 25। अब तो इनकी संख्या बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो गई है, आगे बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन दी वर्ल्ड टू 34, मतलब टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में पूरे कितने हैं? 34 हैं। ठीक है, इन हॉटस्पॉट में क्या आते हैं? वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा। जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था, वेस्टर्न घाट्स के एम्फीबियन की डाइवर्सिटी बहुत बहुत ज़्यादा है ना, एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। मतलब वैसे ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं ये सब हैं। तो मतलब हमारी कंट्री के बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रीजन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं ये। ओके, मोर देन मतलब ये जो है हमारे अर्थ के सरफेस का लेस देन 2% अर्थ का एरिया लेते हैं, पर इनके फ़ायदे बहुत हैं। इससे क्या होता है कि मतलब जो मास एक्सटिंक्शन इतने लंबे टाइम से चलता आ रहा था वो 30% तक कम हो गया। 30% तक कम हो गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 34 है। ठीक है, और इनिशियली कितने थे? 25 थे। जिसमें क्या क्या आता है? वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा। ठीक है, जो कि 2% से भी कम अर्थ के लैंड एरिया को कवर करते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे बहुत हैं। इनके वजह से क्या मास एक्सटिंक्शन जो कि इतने लंबे परसेंट से होता आ रहा था वो अब 30% ही हो गया। अब आइए देखिए इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर्स रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स है, सैंक्चुअरीज है, सब बताते हैं। टोटल इंडिया में एज़ पर एनसीईआरटी माना जाए तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि अब बढ़ के 18 हो गया है ना। 90 नेशनल पार्क्स है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो कि नेशनल पार्क की भी संख्या 120 से भी ज़्यादा हो गई है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 500 प्लस हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब कि कह सकते हैं कि इंडिया का मतलब वो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हम लोग इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं। ओके, देखिए सैक्रेड ग्रुप्स उनको कहते हैं जिनमें हमारी इथिकल या फिर कुछ फीलिंग्स या इमोशन जुड़े रहते हैं, जैसे क्या खालसी और खासी और जैंतिया हिल्स इन मेघालय,
अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा, बस्तर एरियाज मध्य प्रदेश के। मतलब मेघालय में जो सैक्रेड ग्रुप्स है ना, वो मतलब लास्ट रिफ्यूजीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। मतलब मेघालय में जो सैक्रेड ग्रुप्स है वहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ रेयर, मतलब जो बहुत कम पाए जाते हैं, और थ्रेटेंड मतलब जो एकदम एक नियर अबाउट एक्सटिंक्शन है, वो सारे प्लांट्स बहुत पाए जाते हैं मेघालय में। ओके, समझ गए आप इन सीटू कंजर्वेशन क्या, कि अगर वहाँ पर कोई किसी तरह का स्पीशीज़ है तो वहाँ पर हम बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे। सबसे पहले देखिए कि टोटल जोन्स कितने होते हैं हमारे किसी भी बायोस्फीयर में। तो फिर सबसे बाहर वाला क्या होता है, ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। और सेकेंड जोन क्या आता है, बफर जोन, जहाँ पर कि बस रिसर्च पर्पस के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते आप। और तीसरा जोन क्या आता है, कोर जोन, जहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। ठीक है, तो मतलब देखिए कलर चेंज कर देते हैं हम इसका। ये है हमारा कोर जोन, ठीक। ये क्या आता है, बफर जोन, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत कम अलाउड है, जैसे कि किसी रिसर्च पर्पस में या फिर इंस्टीट्यूशनल स्टडी करना हो, तो ये आता है बफर जोन। और तीसरा क्या आता है, ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ह्यूमन लोग कुछ भी कर सकते हैं, आकर वुड काट सकते हैं या फिर वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। मतलब 3 पार्ट में बायोस्फीयर रिजर्व को बांटा गया। ठीक है, अब देखिए आगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, कि मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, जैसे कि मतलब कि क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। मतलब देखिए जैसे एक इस स्पीशीज़ है तो उसको अपने नेचुरल हैबिटेट से हटा करके किसी दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देना, जहाँ पर वो ज़्यादा सुरक्षित रह सके या उसको स्पेशल केयर मिल सके। जैसे ज़ू, बोटैनिकल गार्डन, जो एक क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी एक खुलवाया था हैदराबाद के पास शायद, और एक वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जहाँ पर मतलब उन लोगों को अपने नेचुरल हैबिटेट से हटा करके किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देना, जहाँ पर वो सेफ रह सके। दैट इज नोन एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। उनमें क्या क्या आते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, फर्टिलाइज इन विट्रो, सीड बैंक्स, अर्थ। ठीक है, तो मतलब ये सब आते हैं उनमें। सीड बैंक से मतलब सीड हो सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, समझते ही हो आप। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि अर्थ समिट जो कि रियो डी जनेरियो में 1992 में हुआ था, वो मतलब 1992 में हुआ नहीं था, ठीक है। मतलब वर्ल्ड अर्थ समिट 1992 में हुआ था, और वर्ल्ड समिट कब हुआ था, 2002 में, जहाँ पर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो वहाँ पर ना 190 कंट्रीज़ के लोग मिल के कमिटमेंट दिए थे कि हम लोग 2010 तक ये जो इतने भारी संख्या में स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है तो उनको रोक सके। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से इनके स्लो डाउन हो सके, मतलब स्पीशीज़ को अब लॉस नहीं होने देंगे। और ये 2010 के आसपास मिले भी थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि स्पीशीज़ लॉस नहीं हुआ था, मतलब कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आपको बस ये याद रखना है कि अर्थ समिट कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। और वर्ल्ड समिट कब हुआ था, जब सारे देश मिल करके 190 कंट्री जाकर प्लेज लिए थे। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में। ओके, हम स्पीशीज़ लॉस अब नहीं होने देंगे। ठीक है, इसमें से देखिए आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इन सीटू और एक्स सीटू में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस नहीं मतलब कि आपको देगा कि जूलॉजिकल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बोटैनिकल गार्डन किस में आता है। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको बता ही देता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 2 तरह का देगा। पहला आपको ऑप्शन देना है क्या, इन सीटू, और दूसरा ऑप्शन क्या देना है, एक्स सीटू। ठीक है, आपको दूसरे तरह से बताना है। तो फिर आपको यहाँ पर कहना है कि इन सीटू कौन से होंगे। जैसे आपको इधर एग्जांपल देगा कि जूलॉजिकल पार्क बताओ क्या है, जूलॉजिकल पार्क क्या है, एक्स सीटू। तो आप उसको प्लेस करोगे कहाँ, एक्स सीटू में, है ना। और एक और क्वेश्चन देगा क्या कि आप बताओ नेशनल पार्क कहाँ आता है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कहाँ आता है, वो आता है कहाँ, इन सीटू में। ओके, तो मतलब आपको बस याद करना है कि इन सीटू में क्या क्या आता है। तो इन सीटू में क्या क्या आता है,
बायोस्फीयर रिजर्व आता है, नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, ठीक है। XC2 का आप याद कर लो, बाकी NC2 में जितना बचा सब आप ठूस दो, ठीक है। XC2 का क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, मतलब आपको क्वेश्चन देगा कि मतलब मैच करो कहाँ पर जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और क्या आता है, सीड बैंक आता है, इन विट्रो, ठीक है। तो मतलब बस यही था इस चैप्टर में, आपको बस इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद करने हैं और बस यही रहा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगता है। ओके बाय, टेक केयर।